नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि YouTube के इस चैनल पे हम लोग बीपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी सीरीज में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि एनालिटिक फंक्शन, कॉची रीमन इक्वेशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर चेकिंग एनालिटिक फंक्शन, फिर सफिशिएंट कंडीशन, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी, और उसके बाद हम लोग देखेंगे बेसिक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लिमिट कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, एक फंक्शन है एफ जेड। बिल्कुल रियल नंबर्स में जिस तरह से हम लोग लिमिट निकालते थे रियल नंबर के फंक्शन में, वैसे ही निकालते हैं। रियल नंबर में बस ये था कि कोई भी फंक्शन का कोडोमेन और डोमेन दोनों रियल नंबर होता था। अब हम लोग चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो कोडोमेन और डोमेन दोनों रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर आपसे यहाँ बोला जाए कि लिमिट एफ जेड एट जेड इज इक्वल्स टू आई, क्या होगा? जेड क्या है? एफ जेड क्या है? जेड स्क्वायर। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों -1 ही होगा, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब साथ में अगर ये भी पूछ दिया जाए कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन का कंटिन्यूअस होने का क्या कंडीशन होता है? कि लिमिट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो। ठीक है, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो, और एफ ए के बराबर हो। अगर ए पे लिमिट देख रहे हैं तो फंक्शन का जो वैल्यू है उस पॉइंट पे उसके बराबर हो, लिमिट उसके बराबर। तो लिमिट कितना आ रहा है यहाँ पे? इस वाले फंक्शन में देख लेते हैं, -1। जेड इज इक्वल्स टू आई पे वैल्यू क्या दिया हुआ है फंक्शन का? -1। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ कंटिन्यूटी का क्या लिखा हुआ है, इफ लिमिट एग्जिस्ट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, किसी डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब लिमिट सारे पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट करे। ठीक है, अब देख कुछ थ्योरम्स है कंटिन्यूटी पे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, अगर एफ और जेड दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका समेशन, डिफरेंस, दोनों का गुना, इवन एफ जेड अपॉन जी जेड भी कंटिन्यूअस होगा एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट उस पॉइंट पे नहीं होगा जहाँ पे जी जेड 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दूसरा ये देख लीजिए थ्योरम 2.3 क्या बोल रहा है? अमंग द फंक्शंस कंटिन्यूअस इन एवरी फाइनाइट रीजन आर ऑल पॉलिनोमियल्स ई टू द पावर जेड साइन जेड कॉस जेड। ठीक है, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, मतलब कि जैसे कि जेड स्क्वायर, 3z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, पॉलिनोमियल यानी जेड के पावर में समथिंग उस तरह से जो रहता है। ठीक है, वो सारे पॉलिनोमियल्स कंटिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। फिर है आपका एक्सपोनेंशियल ई के पावर जेड, फिर साइन जेड कॉस जेड। इसमें टेन जेड ये सब नहीं। क्यों? क्योंकि टेन जेड आप पाई/2 पे देखेंगे तो आपका इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे डिफाइंड नहीं रहता, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, वैसे ही आप लोग 2.4, 2.5, 2.6 थ्योरम को देखिए। कुछ नहीं है, रियल नंबर के फंक्शंस के साथ जो भी कंडीशंस है वही सब है। ठीक है, कुछ इसमें अलग नहीं है। जैसे 2.5 में बोल रहा है कि इफ एफ जेड इज अ continuous in a closed and bounded region, then it is bounded in the region, then there exists a constant m such that fz is less than m for all points z in the region। ठीक है, इसको समझिए क्या बोल रहा है। कहने का मतलब है कि अगर एफ जेड कंटिन्यूअस है, 2.5 थ्योरम का बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ देख लीजिए। कहने का मतलब है कि अगर एफ जेड कोई फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, तो किसी बाउंडेड रीजन में, यानी कि कोई लिमिटेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एफ ऑफ जेड भी लिमिटेड ही होगा। मतलब इनफाइनाइट नहीं हो सकता, किसी एम वैल्यू से कम ही होगा एफ जेड। ठीक है,
मतलब कि बाउंडेड होगा, कहने का मतलब इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। जब एक्स आपका फाइनाइट हो तब एफ जेड भी फाइनाइट होगा, अगर कंटिन्यूअस है तो, ठीक है। उसी तरह से 2.6 देख लीजिए, बोल रहा है कि एफ जेड अगर कंटिन्यूअस है किसी रीजन में, तो उसका रियल वैल्यू वाला जो फंक्शन है और इमेजिनरी पार्ट जो है एफ जेड का, वो भी कंटिन्यूअस होगा। उसको कुछ इस तरह से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि अपना एफ जेड कुछ इस तरह से है, देख लीजिए, मान लीजिए एफ जेड है कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 2xy, इस तरह से है अगर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट क्या है, ये है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2xy। तो कहने का मतलब है कि ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस, अगर एफ जेड कंटिन्यूअस है तो ये वाला पार्ट भी कंटिन्यूअस होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये सब बेसिक थ्योरम्स थे। अब हम लोग ये सब हम लोग बस बेसिक देख रहे हैं, जो इस इन सभी टॉपिक से एग्जाम में सवाल आता नहीं है, ये सब बस समझने के लिए है। ये सब टॉपिक समझ लीजिएगा तो अगले लेक्चर से जो हम लोग पढ़ेंगे वहां से डायरेक्ट सवाल आते हैं। पहले ये सब टॉपिक समझना है आगे पढ़ने के लिए, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड, एफ डैश जेड, बिल्कुल वैसे ही जैसे रियल वैल्यूज के फंक्शन में हम लोग देखते थे कि एफ डैश एक्स क्या हो जाता था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स होता था, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है। वैसे ही होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी, ठीक है। अब आते हैं एनालिटिक फंक्शन। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन एनालिटिक कब होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन, इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एग्जिस्ट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ आर, आर क्या है अपना गिवन कोई रीजन, कोई कंटूर हो, कोई सर्कल हो सकता है या फिर इस तरह से हो सकता है, कोई भी रीजन हो जो दिया हुआ रहेगा सवाल में, अगर उस रीजन के सारे पॉइंट्स पे डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड यानी कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है, तो मतलब है कि फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, ठीक है। अब ये देख लीजिए कॉची रीमन इक्वेशन। अब कोई भी एफ जेड एनालिटिक है कि नहीं है ये चेक करने के लिए कॉची रीमन इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं, उसका कुछ कंडीशन है वो सब चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए देख, पहले जान लीजिए कि कॉची रीमन इक्वेशन जो है ये चेक करने का एक मेथड है कि कोई भी एफ जेड एनालिटिक है कि नहीं। तो उसका क्या है कंडीशन, अगर एफ जेड आपका कुछ इस तरह से है, एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई भी, यू क्या है रियल वाला पार्ट, भी क्या है इमेजिनरी वाला। अब यू मतलब यू एक्स वाई का फंक्शन होगा, यहाँ पे जो यू लिखा हुआ है एक्स वाई का फंक्शन होगा, चूंकि जेड ही एक्स वाई का फंक्शन है, जेड क्या होता है एक्स प्लस आई वाई। तो इस जेड का फंक्शन, चूंकि जेड खुद ही एक्स और वाई है, तो जेड का जो भी फंक्शन होगा वो भी एक्स और वाई का फंक्शन ही होगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें कुछ रियल पार्ट होगा और कुछ इमेजिनरी पार्ट होगा। अब कह रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन अगर इस तरह से है यू एक्स आई प्लस आई भी एक्स आई, तो अगर वो ये उसका नेसेसरी कंडीशन है, अगर वो एनालिटिक तभी होगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। क्या है कंडीशन, डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू जो यहाँ पे एक्स वाई का फंक्शन होगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स should be equal to partial derivative of v with respect to y. Similarly, partial derivative of y should be equals to negative of partial derivative of v with respect to x. अब यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर आपको कोई एफ जेड दिया हुआ है और अगर पूछा जाए कि क्या ये फंक्शन एनालिटिक है, तो उसमें सीआर टेस्ट यानी कि कॉची रीमन इक्वेशन का टेस्ट लगाएंगे, उसका डेल यू अपॉन डेल एक्स ये सब चेक करेंगे। अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसके बाद हम लोग एक और टेस्ट लगाएंगे सफिशिएंट है कि नहीं, ये नेसेसरी है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है वो, अगर एफ जेड का जो भी यू भी है उसको इस तरह से करने पे अगर कॉची रीमन इक्वेशन का जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता तो हम लोग बोल देंगे कि एनालिटिक नहीं है। अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो हम लोग नहीं बोल सकते कि एनालिटिक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और उसको चेक करने के लिए हम लोग बस ये देख लेते हैं कि डेल यू अपन डेल एक्स डेल भी
डेल यू अपन डेल वाई, डेल वी अपन डेल एक्स, डेल वी अपन डेल वाई, ये सब जो है ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं? अगर है तो फिर ठीक है, एनालिटिक है। चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं सीधे। जैसे w इज इक्वल्स टू लॉग जेड दिया हुआ, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि w जो फंक्शन है एनालिटिक है या नहीं, ठीक है। लॉग जेड यानी लॉग एक्स प्लस आई वाई, एक्स और वाई के फंक्शन में इसको हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको r इंटू, इसको हम लोग देखे हैं पहले कि जेड को किस तरह से लिख सकते हैं, r इंटू ई के पावर आई थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। r क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा क्या होता है? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से हो गया, देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे ये रेड्यूस होकर इस तरह से आ जाता है, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब ये जो पार्ट आया ये क्या है अपना? यही तो है u ऑफ एक्स वाई, u फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसमें एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है। अब i के गुना में जो आया है यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो है v ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तब हम लोग डेल यू अपन डेल एक्स, डेल यू अपन डेल वाई सब निकाल लेते हैं पहले। डेल यू अपन डेल एक्स आपका ये आ गया है, इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग देख लीजिए, डिफरेंशिएट किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, मान लिया यहाँ पे अगर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो वाई को हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में पता नहीं है तो थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, उसके बाद इसके आगे देखिए। वैसे मैं बता देता हूं कि अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेराइव करना है तो वाई स्क्वायर को यहाँ पे आप कांस्टेंट ट्रीट कीजिए, ठीक है। तो हाफ लॉग एक्स का क्या होता है? वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर अंदर वाला जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर सम कांस्टेंट है तो जीरो, यानी इस तरह से ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली वाई के रेस्पेक्ट में डेराइव कर दिया, फिर भी को एक्स के रेस्पेक्ट में डेराइव कर दिया, फिर भी को y के रेस्पेक्ट में डेराइव कर दिया, ठीक है। अब हम लोग सी आर जो अपना इक्वेशन था कॉची रीमन इक्वेशन, उसके कंडीशंस को टेस्ट करते हैं। क्या डेल यू अपन डेल एक्स डेल वी अपन डेल वाई के बराबर है? तो यहाँ पे देखिए डेल यू अपन डेल एक्स है ये एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेल वी अपन डेल वाई भी यही है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ठीक है, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई होता है। अब दूसरा वाला देखते हैं कि डेल यू अपन डेल वाई माइनस ऑफ डेल वी अपन डेल एक्स के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तब देख लीजिए यहाँ पे ये है डेल यू अपन डेल वाई और ये है डेल वी अपन डेल एक्स, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका ही निगेटिव है, ठीक है। ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाता है, तो इसका मतलब है कि सी आर इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर जाता है। तो ये एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं करता सेटिस्फाई तो सीधे सीधे बोल देते हैं कि ये जो फंक्शन है एनालिटिक नहीं है। तो चूंकि कर जाता है तो इसका हम सफिशियंट जो कंडीशन है कि डेल यू अपन डेल एक्स, डेल यू अपन डेल वाई, डेल वी अपन डेल एक्स, डेल वी अपन डेल वाई, क्या ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अब देखिए सारे फंक्शंस में ये जो फंक्शन है सब अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि अलजेब्रिक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, लेकिन उसमें जैसे इसमें मान लीजिए कि एक अलजेब्रिक फंक्शन ये है, एक अलजेब्रिक फंक्शन ये है, तो जब दो अलजेब्रिक फंक्शन हो तो हम लोगों ने देखा था कि उसका दो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका जोड़, गुना, डिफरेंस, इवन डिवाइड करने पे भी कंटिन्यूअस होता है, एक्सेप्ट जब नीचे वाला जीरो ना हो। तो ये जीरो कब हो जाएगा? जब एक्स भी जीरो हो, वाई भी जीरो हो, यानी जीरो जीरो जो पॉइंट है वहां पे तो एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूँ। जैसे हम लोगों ने वहां पे प्रॉपर्टीज में देखा था, पहला ही प्रॉपर्टी था शायद, कि एफ एक्स और जी एक्स दो कंटिन्यूअस फंक्शन है। जैसे यहाँ पे एक्स कंटिन्यूअस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो और फिर एक और प्रॉपर्टी था कि अगर दोनों कंटिन्यूअस हैं तो अगर एफ और जी कंटिन्यूअस है तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, जहाँ पे कि जी एक्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ नीचे वाला जीरो के बराबर कब होगा? जीरो जीरो पॉइंट पे, यानी कि जीरो जीरो पॉइंट पे ये तो कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो जो पॉइंट है वहां पे
एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे रीजन में एनालिटिक होगा। ठीक है, तो चलिए सिंगुलरिटीज देख लेते हैं। यहाँ पे सिंगुलरिटीज क्या होता है? अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एफ जेड किसी रीजन में एनालिटिक होता है, लेकिन कभी कभी कोई पॉइंट है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हम लोग देखें कि 0 0 पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, तो वैसे पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट कहते हैं, उसी को कहते हैं सिंगुलरिटी। ठीक है, A point at which fz is not analytic is called singular point or singularity of fz। ठीक है, अब इसके टाइप्स होते हैं, जैसे कि इस वाले टॉपिक को यहाँ पे बहुत हम लोग हल्के में देख रहे हैं। जब हम लोग लॉरेंट सीरीज पढ़ेंगे तो वहाँ इन डिटेल सिंगुलरिटी और टाइप ऑफ सिंगुलरिटी को बहुत अच्छे से देखेंगे कि लॉरेंट सीरीज लिखने के बाद कैसे चेक करें कि किस टाइप का सिंगुलरिटी है। ठीक है, यहाँ पे बस ऊपर ऊपर हम लोग देखेंगे। अब देखिए आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या है? इफ एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड नॉट, मतलब किसी पॉइंट पर अगर एनालिटिक नहीं है बट एनालिटिक इन डेल्टा नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, यानी कि उस पॉइंट पे तो एनालिटिक नहीं है लेकिन उसके आसपास सभी पॉइंट पे एनालिटिक है। ठीक है, तो वैसे पॉइंट्स को आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए सब देख लीजिए, जैसे जेड बराबर आई पे ये वाला जो एफ जेड है ये एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन आई के अलावा बाकी आसपास जो भी पॉइंट है आई के नेबरहुड में उन सब पे एनालिटिक होगा। सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही ये भी है एग्जांपल। ठीक है, अब पोल देख लेते हैं। पोल क्या होता है? पोल होता है कि अगर आपको पता है कि जेड नॉट पे एफ जेड एनालिटिक नहीं है, पहले तो पता होना चाहिए कि जेड नॉट पे एनालिटिक नहीं है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह का डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो अगर एफ जेड जेड नॉट पे एनालिटिक नहीं है, ठीक है, और अगर हम लोग जेड माइनस जेड नॉट के पावर एन इंटू एफ जेड का लिमिट एट जेड नॉट कोई ए जो कि 0 नहीं है ऐसा कुछ निकाल पाते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं कि वो जो सिंगुलरिटी है पोल टाइप का सिंगुलरिटी है। ठीक है, ठीक है, इसको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जब लॉरेंट सीरीज पढ़ेंगे तो वहाँ इन डिटेल हम लोग देखेंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि यहीं पे समझा दूं। देखिए पोल जैसे एग्जाम्पल से लेते हैं, ये देखिए ये फंक्शन z इज इक्वल्स टू 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो डेरिवेटिव होने का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसको z माइनस 2 के होल क्यूब से ऊपर में कुछ और भी ले लेते हैं, मान लो 2z अपॉन z माइनस 2 का होल क्यूब, ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि दो पॉइंट पे z बराबर 2 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कंटिन्यूअस भी नहीं है, तो डेरिवेबल और एनालिटिक होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर एफ जेड को z माइनस 2 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें एफ जेड को, ठीक है, तब तो z इज इक्वल्स टू 2 पे इसका क्या वैल्यू आ जाएगा? 4, यानी ए के यानी 0 के बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं आ रहा, यानी 4 आ रहा है, तो इसका मतलब इसको कहेंगे हम लोग कि 2 जो अपना पॉइंट है वो पोल है, और ऑर्डर क्या है उसका 3, जो पावर में रहता है वो है 3, और टाइप ऑफ सिंगुलरिटी क्या है इसका? पोल टाइप ऑफ सिंगुलरिटी है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैसे ही देख लीजिए, कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पोल वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं और उनका ऑर्डर क्या है पोल का, तो जो जो पॉइंट नीचे में जैसे कि जहां जहां भी जिस जिस पॉइंट पे भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, जैसे जेड इज इक्वल्स टू 1 अगर ले लेंगे तो नीचे में 0 आ जाएगा, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो वो सब पोल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा जेड इज इक्वल्स टू 1, यहाँ जेड इज इक्वल्स टू -1, यहाँ जेड इज इक्वल्स टू 4, ये सब पोल है। उसका ऑर्डर क्या होगा? ऊपर में जो पावर है। ठीक है, ये काफी काम का चीज है, क्योंकि आगे हम लोग जब कॉची इंटीग्रल थ्योरम, रेसिड्यू थ्योरम ये सब देखेंगे, इवन लॉरेंट सीरीज वगैरह, तो वहाँ बहुत यूज आता है, इसलिए पोल और उसका ऑर्डर निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, क्या कह रहा है देखते हैं। इफ एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड नॉट बट लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एग्जिस्ट, देन एफ जेड इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड नॉट। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि एनालिटिक तो नहीं है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करता है। जैसे
अगर यहाँ इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो यहाँ पे तो लिमिट अगर हम लोग देखेंगे कि z इज इक्वल्स टू 1 पे क्या होगा, लिमिट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, इनफाइनाइट चला जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर उसका लिमिट कुछ एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो जो पॉइंट हो जाएगा वो रिमूवल सिंगुलरिटी हो जाएगा। ठीक है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए साइन जेड अपन जेड, जेड बराबर 0 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग जब लिमिट लेते हैं जेड बराबर 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे में 0 आ जाएगा। लेकिन लिमिट तो साइन जेड अपन जेड, जेड टेंडिंग टू 0 1 होता ही है, यानी कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे भी देख लीजिए, x इज इक्वल्स टू 3 लेंगे तो नीचे 0, यानी x इज इक्वल्स टू 3 पे एफ जेड जो है, हालांकि एफ एक्स लिखना चाहिए, एफ एक्स जो है डिफाइन नहीं है। लेकिन जब लिमिट हम लोग लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 बराबर 6। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसलिए रिमूवेबल टाइप ऑफ सिंगुलरिटी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इफ एफ जेड इज सिंगुलर एज एफ जेड इज हैविंग मोर देन वन वैल्यू एट सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अगर किसी पॉइंट पे एक से ज्यादा वैल्यू आ रहा है, ठीक है, जैसे कि फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड के पावर 1/3। ठीक है, तो जेड इज इक्वल्स टू जब हम 1 ले रहे हैं तो इसका वैल्यू 1 भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तीन तीन वैल्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस, ऐसे जो सिंगुलरिटी है, ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, उसको नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज कहते हैं। ठीक है, चौथा जो अपना टाइप ऑफ सिंगुलरिटी है इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, if a isolated singular point has no pole it is called as essential singularity। ठीक है, मतलब कि जब हम पता नहीं कर पाएंगे कि इसका क्या पोल है, क्या ऑर्डर है, तो इस टाइप के सिंगुलरिटी को हम लोग इसेंशियल सिंगुलरिटी कहते हैं। ठीक है, ये इसेंशियल सिंगुलरिटी जब हम लोग लॉरेंट सीरीज पढ़ेंगे तो वहां से अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मुझे पता है आपको नहीं समझ आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, वहीं पे ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब बेसिक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग रियल नंबर्स में इंटीग्रेट करते थे वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ जैसे कि इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं dz अपॉन जेड माइनस ए को इंटीग्रेट करना है। किस रीजन दिया हुआ है अपना, जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू आर, ये रीजन है। ठीक है, तो जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू, जेड माइनस ए का मैग्नीट्यूड है आर। ठीक है, तो जेड माइनस ए को हम लोग ले सकते हैं, जेड माइनस ए का मैग्नीट्यूड नहीं, जेड माइनस ए को हम लोगों ने ले लिया आर कॉस थीटा जो आई आर साइन थीटा। ठीक है, इसको पोलर फॉर्म में इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं, जेड माइनस ए को इस तरह से लिख लिया, अब डिफ्रेंशिएट कर लिया ताकि dz का वैल्यू डी थीटा में हम लोगों को मिल सके। ठीक है, इस तरह से आ गया आर ई के पावर आई थीटा आई डी थीटा। ठीक है, अब बस इसको इंटीग्रेट कर लेना है 0 से 2 पाई। चूंकि जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू आर जो है, जेड ये मान लो कि आपका ए पॉइंट है, एक तरह से सर्कल को ये डिनोट कर रहा है जिसका सेंटर है ए, रेडियस है आर। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर पूरे रीजन में तो क्या लेंगे पैरामीटर, थीटा बराबर 0 से 2 पाई। बस इसको इंटीग्रेट कर दिया जैसे हम लोग करते हैं रियल नंबर्स में। ठीक है, सिमिलरली दूसरा सवाल है फिर उसी तरह का, फिर हम लोगों ने वैसे ही ले लिया जेड माइनस ए को आर कॉस थीटा जो आर साइन थीटा, या फिर आर इंटू ई के पावर आई थीटा डी जेड बराबर ये। तो ये जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरह से हो गया, उसको आप लोग फिर देख लीजिए, फिर इस तरह से कुछ सॉल्व करने के बाद यहाँ देख लीजिए। ठीक है, ई के पावर n प्लस 1 आई थीटा डी थीटा के रेस्पेक्ट में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करना आपको आता होगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके हम लोगों ने लिमिट रख लिया 0 से 2 पाई, चूंकि सर्कुलर रीजन है। ठीक है, तो उसका पैरामीटर थीटा है, तो थीटा 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से आंसर आ जाता है।
फिर एक सवाल है आप लोगों के लिए, यहाँ पे जो हम लोगों ने रीजन लिया है, यहाँ लाइन इंटीग्रेशन है, वहां भी हालांकि लाइन इंटीग्रेशन ही था। अब यहाँ पे जो वहाँ सर्कुलर था, यहाँ पे हम लोगों ने लाइन ले लिया है, y इज इक्वल्स टू x/2। ठीक है, तो z का हम लोग जानते हैं, z क्या होता है x प्लस आई वाई। x यहाँ से निकल जाएगा, x क्या हो जाएगा यहाँ से, x बराबर 2y। ठीक है, x के जगह पे 2y आई वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2y माइनस आई वाई का, उसका स्क्वायर निकाल के वैल्यू निकालिए ताकि फंक्शन में हम लोग पुट कर सकें जेड के कॉन्जुगेट के स्क्वायर के पास। ठीक है, डी जेड का भी हम लोगों ने निकाल लिया डिफ्रेंशिएट करके, जेड बराबर था क्या, 2y प्लस आई वाई। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 2 dy प्लस आई डी वाई, वही है डी जेड बराबर 2 dy प्लस आई डी वाई। फिर सारे वैल्यूज को रख लेना है, पैरामीटर अपना डाल देना है, y इज इक्वल्स टू 0 से 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए z बराबर दिया हुआ है 0 से i+2। अब z बराबर 0 यानी x y, इस वाले फंक्शन में z बराबर 0 यानी y बराबर 0, तब ना ये 0 होगा। और z बराबर i+2, इसका मतलब है कि y बराबर 1 रखेंगे तब ये आ जाएगा i+2। ठीक है, बस इस तरह से लिमिट डाल दिया, और आगे आप लोग देख लीजिए कैलकुलेशन किस तरह से है। ये कांस्टेंट है तो इसको इस तरफ से लेकर इस तरफ लेकर आ गए, y वाला सब इधर फंक्शन y स्क्वायर 3y स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो y क्यूब, 4y स्क्वायर को इंटीग्रेट किया 4/3y क्यूब। इस तरह से देख लीजिए वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे आपका ये बेसिक जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन था हम लोगों ने देखा। अगले टॉपिक से हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे कॉची थ्योरम, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, फिर सीरीज है लॉरेंट सीरीज, टेलर सीरीज, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वहीं से सवाल हमेशा आते हैं, तो देखेंगे इसको हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ भी जो भी आपको वीडियो के बारे में या फिर किसी तरह के और वीडियोज, इस वीडियो के बारे में या आपका कोई डिमांड हो किसी वीडियो को लेके, तो उस तरह का कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। धन्यवाद।